Now, the bombs are measured in tonnage of TNT. There's a measure. अब उसमें नहीं आते 1 टन TNT क्या होता है. TNT is also an explosive. RDX जैसा समझ लीजिए. हाँ, ट्राई नाइट्रोटोलुइन जिसको बोलते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा. देन यू कम टू द यील्ड. इसको तो यील्ड, कितना धमाके में कितना शक्ति थी. हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम्स का यूज हुआ, उनका जो टनेज था इन टर्म्स ऑफ TNT यील्ड वाज ओवर 15,000 टन्स ऑफ TNT. 15,000 kilograms ऑफ TNT was there. तो 15,000 किलो TNT. अभी जो हमने सबसे बड़ा फ्यूजन बॉम्ब बनाया है, नॉट फिशन बॉम्ब, फ्यूजन बॉम्ब, जिसका नाम है जार बोम्बा. आई थिंक सोवियट्स ने बनाया था जार बोम्बा. उसका जो टनेज है वी डोंट नो एग्जैक्टली, बट इट वाज एटलीस्ट 50 मेगाटन्स. वाओ. सो 15 किलो टन से 50 मेगाटन्स, मतलब 15 किलो टन से 15,000 टन से 50 मेगाटन्स, मेगाटन, 50 मिलियन, मतलब 5 करोड़. 15,000 से हिरोशिमा नागासाकी था, और अब 5 जो करोड़ 5 करोड़ 5 करोड़ का यील्ड है. तो मतलब जो चीज़ 1-2 किलोमीटर तक खराब करती थी सब कुछ, अब वो 20-25 किलोमीटर तक सब कुछ समाप्त कर देगी. जब जार बोम्बा टेस्ट हुआ था तो हज़ारों किलोमीटर दूर तक के कांच के शीशे टूट गए थे. इतना तेज़ वाइब्रेशन आया था, इसलिए उन्होंने एकदम उसको आर्कटिक के पास टेस्ट किया था. उसको सिर्फ रशिया ही टेस्ट कर सकता है, और किसी कंट्री के पास इतनी जगह ही नहीं है खाली. मतलब अगर हमें टेस्ट करना हो इतना बड़ा मेगाटन का बॉम्ब, तो हमें तो मतलब पूरा कोई और राजस्थान, कंट्री पे करना. राजस्थान, दिल्ली, पाकिस्तान भी हिल जाएगा सिर्फ टेस्ट से. सो वी कैन नॉट डू दैट. जार बोम्बा वाज सो बिग, उसको रशियंस ही टेस्ट कर सकते थे. सो अब यू कैन अंडरस्टैंड कि इफ जार बोम्बा वाज यूज्ड एवर, इट वुड नॉट जस्ट फिनिश वन सिटी. मतलब उसको हिरोशिमा में यूज करते तो नागासाकी भी खत्म हो जाता एक ही बॉम्ब में. So it is very, very dangerous. But this Tsar Bomba is not a fission bomb. It's a fusion bomb. A fusion bomb क्या होता है? उल्टा प्रोसेस है. Fusion bomb works exactly the same way the sun works. Sun क्या करता है? हाइड्रोजन के एटम्स लेता है, उनको फ्यूज करता है और उससे हीलियम बनाता है. तो फ्यूजन प्रोसेस है. तो यहाँ पे जो फ्यूल है वो बेसिकली हाइड्रोजन है, और वो इसलिए उसको हाइड्रोजन बॉम्ब बोलते हैं. और वो उसको फ्यूजन से उससे एनर्जी निकलती है. जैसे सेम जैसे सूरज को ले आए यहाँ पर, ऐसा होता है. फ्यूजन बॉम्ब को स्टार्ट करने के लिए यू एक्चुअली नीड अ फिशन बॉम्ब. तो आप सोच सकते हो फ्यूजन बॉम्ब कितना बड़ा होगा. मतलब उसके अंदर पहले तो एक फिशन बॉम्ब फटता है, फिर वो फ्यूजन रिएक्शन चालू होता है, फिर वो पूरे एटमोसफियर, मतलब इट्स सुपर डेंजरस. तो वो एटमोसफियर को ही बर्न आउट कर देता है, मतलब वहीं से भी हाइड्रोजन निकालना शुरू कर देता है. सो इट बिकम्स सो डेंजरस. सो फ्यूजन बॉम्ब इज never been used. I hope it is never used. But now that we know how to make a bomb, the quest has been to control this bomb. इसको हम बोलेंगे फ्यूजन पावर. सो अगर हम फ्यूजन पावर प्लांट लगा पाए कभी भी, और हम लगाएंगे इसको, और इसीलिए लोग चंद्रमा पे जा रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा पे एक ऐसा पदार्थ है जिससे हम फ्यूजन पावर को बना सकते हैं. बॉम्ब नहीं, फ्यूजन इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं. वो अगर हम बना लें, वो है हीलियम 3, राइट. वो अगर हम बना लें तो धरती में ड्यूटेरियम है, समुद्र के पानी में, उसको यूज़ करें, हीलियम 3 यूज़ करें, एंड वी कैन क्रिएट फ्यूजन प्रोसेस. इफ़ वी आर एबल टू कंट्रोल इट, देन वी वुड सॉल्व द वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस. चंद्रमा पे इतनी हीलियम 3 है कि धरती पे करीब 50,000 साल तक इलेक्ट्रिसिटी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी आपको. 50,000 साल, मतलब अभी 2000 चल रहा है, 52,000 AD तक. You can't imagine 50,000 साल पहले क्या होता था, आप सोचो. मतलब पता भी नहीं है. इंडस वैली सिविलाइजेशन 3,000 साल. हम एंटी मैटर बना लेंगे इतनी एनर्जी से. फिर तो एंडलेस है, अलग से एंडलेस है. मतलब देन इट्स एन एंडलेस स्कोप. सो दैट इज व्हाट अ न्यूक्लियर बॉम्ब लुक्स लाइक, एंड दैट्स हाउ अ न्यूक्लियर बॉम्ब बी. हाइड्रोजन बॉम्ब्स आर बिगर कंपेयर्ड टू, क्योंकि उसके अंदर एक फ्यूजन बॉम्ब है, फिशन बॉम्ब है फ्यूजन बॉम्ब के अंदर, तो उसका साइज भी बड़ा होता है. सो दैट इज आवर कैपेबिलिटी. टुडे वी हैव थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियर वॉरहेड्स अक्रॉस द वर्ल्ड. इंडिया के पास तो कम है, हम तो 100 के आसपास होंगे, बट US एंड रशिया हैव थाउजेंड्स ऑफ स्टॉक पाइल. आई थिंक 1100 कुछ US के हैं और कुछ 1600 के, 1300 समथिंग. एक ज़माने में तो दोनों के पास मिला करके लगभग 8-9 हज़ार हो गए थे. फिर एक ट्रीटी साइन हुई थी टू बेसिकली रिड्यूस द न्यूक्लियर स्टॉक पाइल. दैट हैज लेड टू लेस न्यूक्लियर बॉम्ब्स. So the nuclear bombs in the world went down by a significant proportion. मतलब many times नीचे गिर गए थे. But the thing is that, you know, with advancing technologies,
being accessible to a lot of people. The threat is now none of these. The threat is a dirty bomb, which is much easier to manufacture. And dirty bomb does not explode. It is just radiation. तो वो जो धमाका होता है वो नहीं होता. वो impure यूरेनियम से बन सकता है. You don't need pure uranium. तो आपको सेंट्रीफ्यूज की ज़रूरत नहीं है. लेकिन आप उस यूरेनियम को इतना प्योर कर लेते हो कि उससे रेडिएशन निकलना शुरू हो जाए और चेन रिएक्शन इतना रहे कि वो सस्टेन्ड रहे. तो उसमें धमाका तो नहीं होगा, लेकिन वो ख़त्म भी नहीं होगा रिएक्शन अपने आप. सो इट विल नॉट स्टेबलाइज, इट विल कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन, कीप गोइंग ऑन. और उससे जो रेडिएशन निकलेगा, उस रेडिएशन की पॉइजनिंग से इट कैन बी वेरी वेरी लीथल. नाउ कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड यूरेनियम प्लूटोनियम बॉम्ब्स इज नथिंग, लेकिन इट इज़ फार ईजियर टू मेक, which means there is an ongoing threat that a terrorist organization would be able to get their hands on it. And dirty bombs is something which, it is an ongoing threat which has been talked in UN, has been a part of NATO ki discussions and so on. That is our fear. I don't think any terrorist organization will get hand on nuclear bomb unless Pakistan disintegrates. That's the reason why the world has to be careful about Pakistan, because it has a nuclear bomb. And it is a nation which is really not in control of itself. So मतलब बहुत uncontrolled आदमी के अंदर एक बहुत बड़ी हथियार है उसके हाथ में. Imagine like a mentally unstable person wielding a AK-47. So we don't know who's controlling Pakistan. And many a times, और मतलब प्रधानमंत्री जीतता है, उसकी पार्टी हटा देते हो, उसको जेल में डाल देते हो, आर्मी कुछ भी चल रहा है. We don't know who's in control of Pakistan, and that's the biggest threat. And that's why Americans are also very, very alert about Pakistan's nuclear plans, whereabouts, where it is and all that. So this is a ongoing threat, and which means that, any rogue scientist from a country like Pakistan can potentially be in the hands of a terrorist organization who would then use him to make dirty bombs, dirty nuclear bombs. So those threats are real.